लोगों की सहूलत को देख के कोलई और पालस के बिल्कुल बाउंड्री में हमने हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन करवाया। तारीख़ में चोर का मसला किसी ने वज़ीर आज़म के सामने नहीं लेके गया, मैं डायरेक्ट इमरान खान के पास में ये मसला लेके गया हूँ कि फजल करम से चोर का मामला हमने साफ़ सुथरा करके हमारे दौर में ये मसला साफ़ हुआ कि मैं ये समझता हूँ कि जो 100 वोट वाला है उसके साथ भी मेरा मुकाबला है और जो मेरे साथ 19-20 में है उसके साथ भी मेरा मुकाबला है। 4 सालों में मैं रात के 3 बजे से पहले सोया नहीं हूँ, दिन रात मैंने लोगों को टाइम दिया है। रियाज जो है वो गुजर फैमिली से हैं, लेकिन हैं तो हमारे कोस्तान के हैं ना, हमारे लोग हैं बिल्कुल हमारे। आजकल किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए आप 5-7 हज़ार रुपये खर्च करें तो तैयार हो जाएंगे। पार्लियामेंटेरियन होके इतने इज़्ज़तदार लोग होके अपनी इज़्ज़त यहाँ तक गिरा दी। और मैं जो है उनके अगर थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए तो घर से 10 या 12 मुलाजिम ऐसे हैं जो घरों में बैठ के तनख्वाह उसी पे उनका गुजारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इंडस टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती उबैदुर्रहमान साहब जो कि साबिक़ा MPA हैं और पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग क़ाफ से इनका ताल्लुक़ था। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, इलेक्शन चूँकि पंजाब में अनाउंस हो गए हैं, KPK में भी अनाउंस होने वाले हैं, तो आपके जो इलाके में जो लोग हैं जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनसे सवाल ये बनता है कि आपने आगे क्या करना है, अपना कोई प्लान बताए। लेकिन आपसे सवाल बनेगा कि आपने क्या किया, तो आप अपने कुछ जो कारनामे हैं जो आपने अंजाम दिए हैं अपने दौर में, ये तकरीबन 3.5 साल के, वो ज़रा आप आवाम को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि इस अहम मौके पे आपने मुझे अपने आवाम और अपने कोस्तानी दोस्तों के सामने अपने कारकर्दगी पेश करने का मौका फ़राहम किया। और मैं आपको दाद देता हूँ कि आप कोस्तान के मसाइल को उजागर करने में, कोस्तान में जब भी कोई मुश्किल आया है उसमें कौम की आवाज़ को हुक्मरानों तक और ऐवानों तक पहुँचाने में आपने हमेशा बुनियादी किरदार अदा किया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, उस्मानी साहब आप ज़रा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें और आपके चैनल के वसातत से मैं अपने आवाम को भी ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा हम सारे पीछे मुड़ के हमें देखना चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ का इनकार कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, हवा में घोड़े दौड़ा सकता है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जब मैं मेंबर बना था तो कोलई और पालस के हालत आपके भी सामने हैं और मेरे आवाम और मेरे दोस्तों के भी सामने हैं। बिल्कुल। पालस में एक कलरक तक नहीं था। पालस में हमारे पटवारी और तहसीलदार लोग PA बिशाम में बैठते थे। पालस में कोई एक सरकारी दफ्तर वहाँ पे नहीं था। पालस के ये बाज़ार का जो ये रोड है, यहाँ पे ये हालत थी, थोड़ी सी बारिश हो जाती तो ये कीचड़ का एक जिस तरह कहते हैं वो दलदल बन जाता। हाँ बिल्कुल। तो ये सूरत हाल थी और पालस के आवाम हुकूमत से और इतने दूर थे, दफातर से इतने अवेयरनेस से इतने दूर थे कि मार्केट, पालस के मार्केट में कोई बंदा बरपारो, कुजपारो, गदार, शरीत, पीच बेला इस इलाके के लोग नहीं होते थे। इसी तरह शराकोट, शरियाल और कोलई, मैदान, महारीन, बटेड़ा, ये लोग मार्केट में कोई भी नहीं था, क्योंकि दफातर जो दासू में थे या बिशाम में थे, यहाँ पे कोई मार्केट नहीं थी, लोग मार्केट में नहीं आते थे, लोगों को अंधेरे में रखा गया था। अल्लाह के फजल करम से हमने आते ही सबसे पहले हमने जो ज़िले के एक कागज़ हमारे हाथ में थमा दिया था, उस नोटिफिकेशन को हमने इम्प्लीमेंटेशन उस पर कराया। हमने DPO और DC को ला के यहाँ बिठाया, तमाम अफसरान को ला के यहाँ बिठाया। बाज़ार के जो नीचे दरिया के पुल से शाटी पुल तक इस रोड को हमने PCC करवाया। इस पूरे बाज़ार में हमने लाइटिंग लगाई। उसके बाद हसन फ़ारूक साहब पालस मार्केट बन गया। शराकोट का रोड खंडरात का एक तस्वीर पेश कर रहा था। नाले के अंदर से रोड निकल रहा था। जीप जो है वो बड़ी मुश्किल से जीपें
वो रास्ता क्रॉस करती थी। उस रास्ते पे हमने 7-8 करोड़ रुपए लगा के जो नाले के अंदर रोड था उसको हमने नाले से हटा कर बनाया। जो ख़तरनाक मोड़ थे सबको हमने ठीक किया। जहाँ मुश्किलात थे शराकोट तक बल्कि शिराल तक हमने इस रोड पे एक दफ़ा हमने पूरे इस रोड की मरम्मती की है। उसके बाद ये इस तरफ देखें कि कोले का रोड वहाँ कोले गांव तक था, उससे आगे नहीं था। उस रोड के अल्लाह के फजल करम से हमने उस रोड को आगे खींचा और जाके आज मैदान के आबादी के अंदर जाके गाड़ी रुकती है। ये रोड हमने बनाया जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं, हमारे माएँ बहनें और बच्चे वहाँ रहते हैं। यहाँ पे एक ज़मीनी सवाल बनता है, जहाँ पे हम लोगों ने मैं भी आपके साथ वहाँ पे जो वो रखा था तो वो बड़ा मुश्किल था, वो कैसे आप लोगों ने बनाया वहाँ पे? हाँ, वो जगह इंतहाई मुश्किल थी। यहाँ तक कि शावल वालों ने कहा कि यहाँ हमारी जान ख़तरे में है, हम नहीं कर सकते। हमने शावल वालों को डबल पैसे दे के उन्होंने अपने जान को ख़तरे में डाल के उस नीचे से वो सामने जो पहाड़ी थी वो पूरी पहाड़ी काट के वो रोड ले जाके अभी लोग वहाँ मैदान के आबादी के अंदर पहुँच गए। आपने तो देखा है। जी बिल्कुल। और ये हसन फारूक साहब ये 40 साल हो गए ये रोड नहीं बन रहे थे। अच्छा, ये तो कोले की सूरत हाल है। अब आओ आगे मैं आपको मारिन का रोड जो है, मारिन गांव का रोड, ये आपस में लोगों के तनाज़ात की वजह से 2 साल मेरे पेंडिंग रहे। लेकिन आज से पहले किसी नुमाइंदे ने ये नहीं सोचा कि ये मारिन भी कोई इलाका है, यहाँ पे मज़लूम लोग हैं, इधर के से नज़र आते हैं, लेकिन इनको कोई काम किया जाए। मैंने मारिन में 3 रोड मंजूर कराए, एक दाएं तरफ पुल से पार होके, एक बाएं तरफ, एक सीधा ऊपर मारिन गांव की तरफ, जिन पे काम शुरू है। ज़्यादा काम नहीं हुआ लेकिन वो उनके तनाज़ा की वजह से नहीं हुआ। मैंने जरगे करके अभी इस साल 2-3 महीने हो रहे हैं कि वो फैसला हो गया, अब काम शुरू है। उससे नीचे आओ बटेड़ा की तरफ, गर्म चश्मा और बिनकोट का रोड नीचे से लेके ऊपर मोहल्ले में मैंने पहुंचा दिया, वो मोहल्ले तक पहुंच गए। उससे नीचे आओ बटेड़ा के अंदर ये सूरत हाल है कि बटेड़ा में ज़ीर का रोड हमने बनाया है और अब मज़ीद 2 रोडों को हमने एक टेंडर करके उन पे दिलकंडव रोड और बेला बटेड़ा रोड, ये दोनों रोड्स, और बरमाशाम रोड तीसरा, इन तीनों रोड्स पे हमने पैसे रखे हैं, टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर हुआ है। अभी काम इंशाल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे। इसी तरह मदाखिल में जो है हमने 2 किलोमीटर रोड आगे बनाया है। रास्ते की रुकावट की वजह से, लोगों की रुकावट की वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ सका है। अब ताज़ा टेंडर में भी है। ये तो है कोले के इस खत्ते के सिर्फ रोडों का मामला। इसके अलावा हसन फारूक साहब ये हमने मारीन में पुलिस की चौकी मंजूर करा के वहाँ पुलिस बिठाई अमन अमान के हवाले से, और जो BHUs हम हर यूनियन कौंसिल में हैं, मारीन में हैं, कोलई में हैं, बटेड़ा में हैं, तीनों के साथ मैंने लेबर रूम बनवाए हैं। लेबर रूम बनवा के वो फंक्शनल हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, मतलब डिस्पेंसर डॉक्टर वहाँ होता है। अब पालस में आए जी। पालस में कुनशेर का रोड पुल से, ये कुनशेर का जो पुल बना है ये पुल काम का नहीं था, ये नाक़िस कारकर्दगी और नाक़िस मटेरियल का पुल था, इस पे जीप पार नहीं हो सकती थी। मैंने 1 करोड़ रुपए इजाफे उस पर रख के वो पुल को हमने सही तरीके से बनाया। उसके बाद हमने वहाँ से पुल से उस तरफ शावल नहीं लेके जा रहे थे ये ठेकेदार, ज़बरदस्ती मैंने शावल चांदा करके ठेकेदारों से, ख़ुद से भी चांदा करके शावल पार कराया। मैंने आने के बाद पुल से आगे काम शुरू कराया था। आज वो रोड जाके कुनशेर के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर बाकी रहा है, यानी यूँ समझे कुनशेर रोड पहुँच गया है। पीछे से उस रोड को हम PCC कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए के मैंने टेंडर लगाया है, काम शुरू है, वो PCC करने जा रहे हैं। तो कुनशेर का रोड पहुँच गया, ठीक, मैदान का रोड पहुंच गया, बिनकोट का रोड पहुंच गया। अब आगे जाएं बरपालस, बरपारो के रोड पे मैंने 1 करोड़ रुपए रखे थे, वो सफाई करके मरम्मती उसकी की है, आगे हमने नहीं रखा। उससे आगे जाके बरपालस जो हमारे इस पूरे ज़िले में एक बहुत लंबी वादी है, एक बहुत बड़ा दरा है जो कि पटन से शुरू हो के जाके कागान में जा लगता है। इस खत्ते में
40 साल हो गए कि ये लोग पैदल जो हैं मरीज़ों को 2 लकड़ियों पे बांध के लेकर आ रहे हैं। उस पारों से आगे कभी किसी ने ये जुर्रत नहीं की है कि वहाँ कोई लाख 2 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का काम करे। मैंने अल्लाह के फजल करम से 9 करोड़ रुपए रख के ये रोड मैंने शुरू करवाया। शरीर से आगे हमने शुरू कराया। आज वो रोड पीच बेला के एक गांव है, वहाँ ट्रेसे वो कहते हैं कुंडुल, वहाँ पहुँच गया है। शावल वहीं पे खड़ा है। मुसलसल काम जारी है। यानी बर पालस के लोगों के लिए दुनिया जहान में इससे अहमियत वाला कोई काम नहीं। और महरान का पुल पहले लोगों ने अपना मदद आप महरान पुल बनाया था। 200 बंदों ने 1.5 माह लगा के खुद अपने हाथों से बनाया था। वो सैलाब में बह गया। अब उसकी जगह हमने एक इमरजेंसी पुल बनाया है 80 लाख के। एक हमने 3-4 करोड़ का एक मुस्तकिल, जिस तरह जापान पुल होते हैं इसी तरह सस्पेंशन ब्रिज बनवाया। तो ये तो बड़े जो मेजर काम है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पालस का पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। और सबसे बड़ी बात मैं दावत से कहता हूँ, हमने लोगों को अवेयरनेस दी है, आगाही दी है। और हमने जो भी काम जिस इलाके में भी मंजूर कराया है, मेरे आवाम इस बात के गवाह है। मैंने वहाँ जाके ऐलान किया है कि भाई आप लोग इस तरह करें, यहाँ मुकामी कमेटी बनाएं। उस कमेटी के निगरानी में इस काम पे इतने पैसे हैं, ये इतने का प्रोजेक्ट है, इसका ये नक्शा है, इस पे आप कमेटी बना के काम करवाएं। काम में कोई गफलत सुस्ती बरतने की सूरत मुझे इतला करें। ये मैंने हर जगह हर काम पे लोगों को बुला के जगह करके कहा है, लेकिन मैं अकेला वहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ। इस तरह कुछ सिरियाल पर सिरियाल का रोड है, उस पर हमने 3-4 करोड़ रुपए का टेंडर लगाया है, वो काम शुरू है। ये बात हो गई। अब जहाँ तक बात है कि आपने कारकर्दगी, तो ये कुछ तरक्याती कामों के मैंने सरसरी से आपको, ये तो बहुत तफसील है, मैं इंशाल्लाह किसी वक्त ये तफसील में जाऊँगा। ये सरसरी सी बातें थी। इसके अलावा अब जो 2-3 अहम बातें हैं। एक हमने DHQ मैंने मंजूर करवाया है 1 अरब का, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जिसके लिए जगह भी मुतयन करके कहाँ बनेगा ये जौसर गाज़ियाबाद में। ये पुल से कोले की तरफ जो रोड जा रहा है जी बिल्कुल, वो आगे जाके वो जो मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, बड़ा मैदान है, वहीं पे सेक्शन 4 भी लगा है, जगह भी हायर की है, उसका सारा कुछ हो के फंड भी उसका आ गया है। लेकिन बदकिस्मती से हम टेंडर में जा रहे थे, तो हमारी हुकूमत 1 साल पहले चली गई। तो टेंडर लगेगा, वो कन्फर्म है। अच्छा। उसके तमाम कार्रवाई मुकम्मल है। नंबर 1 तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक, जो क्लियर है सारा कुछ। दूसरी बात यह है कि हमारा ज़िला हवा में था। हेडक्वार्टर कोई कह रहा था कोले में, कोई कह रहा था पालस में, कोई कह रहा था बटेड़ा में, कोई ये एक चपकलश बनी हुई थी, एक लड़ाई की फ़िज़ा थी। जब मैं आया अफरा तफरी थी, हर वक्त लोग लड़ने के लिए तैयार थे। हमने मेरिट, इंसाफ और दोनों कौमों के तरजीहात और लोगों की सहूलत को देख के कोलई और पालस के बिल्कुल बाउंड्री में हमने हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन करवाया और उस पर वो लड़ाई ख़त्म हो गई। कुछ लोग अब भी इशू बनाना चाह रहे हैं, सियासी इशू, लेकिन हकीकत यह है कि इशू ख़त्म है, क्योंकि ये दोनों इलाक़ों के बीच में बाउंड्री में बन रहा है। और उसमें हो सकता है हम कुछ दफातर कोले की तरफ बनाएं, हो सकता है कुछ दफातर पालस की तरफ बनाएं, लेकिन है बाउंड्री में है। ठीक, तो वो इशू भी ख़त्म हुआ, हेडक्वार्टर बैठ गया, जो हवा में था ज़मीन पे आ गया। ठीक। उसके अलावा तहसील बटेड़ा का जो है वो भी कश्मकश में था, वो भी हमने ज़मीन पे रखवाया। इसके अलावा ये जो बड़ा इशू हमारा चोड़ का था, आपको पता है आबा व अजदाद से, इसमें पटन वालों ने, जालकोट वालों ने, दुबेर वालों ने और तमाम कोस्तान के हर इलाके वालों ने साथ दिया है हमारे। ये इशू चल रहा था कि अब वहाँ अलग से 2 ख़वाने, एक वज़ीर आज़म के साथ बैठा था कौमी असम्बली में, एक वज़ीर आला के साथ, ये इशू चल रहा था। उसमें मैंने तारीख़ में चोड़ का मसला किसी ने वज़ीर आज़म के सामने नहीं लेके गया, मैं डायरेक्ट इमरान खान के पास में ये मसला लेके गया हूँ कि जनाब खान साहब आपके छतरी के नीचे रहते हुए मेरे ख्याल में उन्होंने दौरा भी किया था। हाँ, वहाँ कोस्तान प्रिंस नवाज साहब जो है हमारे साथ ये ज़्यादती कर रहा है,
इंसाफ के छतरी के नीचे वो हमारे इलाके को गस्ब करके आपको गिफ्ट पेश कर रहा है। तो वो दरख्वास्त मैंने दी, उस पर बाकायदा उसने एक्शन लिया। उसके बाद मैंने असम्बली में इस पर पेश किया, आपने सुना होगा, मैंने तफसीली उस असम्बली में बात की। उसके बाद ये लड़ाई चलती रही, ये लड़ाई मुसलसल चलती रही। हमने हर फोरम पे ये बात की, दलाइल की बुनियाद पे की, अफसरान को हमने जाके मुख्तलिफ़ मीटिंगों में, बिल आखिर अल्लाह के फजल करम से चोर का मामला हमने साफ़ सुथरा करके, हमारे दौर में यह मसला साफ़ हुआ कि अलई डिस्ट्रिक्ट बना, चोर निकाल के लकोले पालस का हिस्सा बना के अलई को अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया था, जो कि बाद में वो भी डीनोटिफाई हुआ। तो चोर का मसला हल हुआ सरकारी कागजात में, हेडक्वार्टर के मसला हल हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना, और डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा बिल्कुल फ़ाल हो गया, फ़ाल हो गया। अच्छा, अब हमारे मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बर पालस के, कुज पालस के, कोलई के, बटेड़ा के, ये मार्केट हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये लोग हर वक्त मौजूद होते हैं, जो अपने ज़िले के, अपने सरकार के कारकर्दगी को देखते हैं। तो मैं इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला इस अपने कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कौम जो कि बाशऊर है इन हक़ाइक़ को देखेगी, और ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये किसी से छुपे ढके नहीं हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हकीकत ना हो, और मैं हवा में, क्योंकि मैं अपने कौम के सामने ये बात कर रहा हूँ, और कैसे मैं अपने कौम के सामने उन्हीं के कामों में गलत बयानी कर सकता हूँ, ये सारा उनके सामने। अच्छा, अगला सवाल ये कि सर ये मुकाबले तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आप कोई बंदा बता सकते हैं, एक या दो, जिनके साथ आपका मुकाबला हो? क्योंकि बहुत सारे लोग मैदान में उतरेंगे, तो मुकाबला किसके साथ बनेगा आपका? हसन फारूक साहब मुकाबला तो जो मैदान में आएगा उसी के साथ होगा। उसमें किसी ख़ास का नाम लेना अभी क़ब्ल अज़ वक्त भी है, और मैं ये समझता हूँ कि जो 100 वोट वाला है उसके साथ भी मेरा मुकाबला है, और जो मेरे साथ 19-20 में है उसके साथ भी मेरा मुकाबला है, क्योंकि हो सकता है मैं 100 वोटों में रह जाऊं, तो वो जो 100 ले जाने वाला है वो मतलब आपके वोट? हाँ, वो तो मेरे वोट हों। अच्छा, बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, मुकाबला कांटेदार होगा, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मेरी कौम जो है, मेरे इस 4 साल मेहनत, और सबसे बड़ी बातें हैं, मैं कौम से भागा नहीं हूँ। मैं आपको अल्लाह गवाह बनाकर कहता हूँ कि इन 4 सालों में मैं रात के 3 बजे से पहले सोया नहीं हूँ। दिन रात मैंने लोगों को टाइम दिया है। काम होना ना होना वो तो अल्लाह करता है, इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर हमें 1 साल, आखिरी साल में आपको पता है कि पहले 4 सालों के बराबर काम होते हैं। बिल्कुल, कामों की पेंडेंसी होती है। आखिरी साल अपने कारकर्दगी दिखाने के लिए हुकूमतें और मेंबर्स और तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स कोशिश में ज़्यादा होते हैं। आखिरी साल में काम होता है, तो हमसे आखिरी साल गया असम्बली तहलील होगी। अच्छा, अभी आपके एक और इशू बना हुआ है आपके इलाके में, क्योंकि कोहिस्तान 3 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल है, और इन 3 अज़ला में तारीख़ में पहली मरतबा जो है ना सरदार रियाज़ और सरदार शेर ख़ान, जो ये 2 भाई हैं, ये इलेक्शन में आने का मतलब एक ऐलान कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है, क्योंकि हमने कभी ना पहले कभी ये बात सुनी, और ना मतलब ये कि हमने कभी महसूस की। लेकिन अब सोशल मीडिया पे इनका बहुत ज़्यादा मतलब वो कि विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये जो है ना गुजर फैमिली से, ये क्यों इलेक्शन के लिए आ रहे हैं? तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखो हसन फारूक उस्मानी साहब, इस तरह है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं एक आइन और कानून के तहत। तो आइन ने जब उसको इजाज़त दी है, मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ इस आइन के तहत लड़ता हूँ। बिल्कुल। और उसको भी पाकिस्तान के हर शहरी को आइन ने इजाज़त दे रखी है। और ठीक है, ये ज़रूर है कि वो सरदार रियाज़ जो है वो गुजर फैमिली से हैं, लेकिन हैं तो हमारे कोहिस्तान के हैं ना, हमारे लोग हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं। तो बाकी मामलात में, खुशी गमी मामलात में हम उनको अपना भाई समझते हैं। तो अगर इलेक्शन में आता है तो जमहूरियत है, कानून ने, आइन ने उसको इजाज़त दे रखी है। सो बिस्मिल्लाह, वेलकम, आ जाएँ, वो भी किस्मत आजमा लें। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम ने, ज़िला कोले पालस के आवाम ये समझती है कि हमारे इज़्ज़त, हमारे वक़ार, हमारी तरक्की,
सरदार शेर खान और सरदार रियाज को नुमाइंदा और मेंबर बनाने में हैं, उनको अक्सरियत देती है कौम, उनको वोट देती है, तो हम बिल्कुल राज़ी हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात की आपने, तो क्योंकि ये हमारे भाई ये जो कौमियत का जो इशू बना हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कौमियतों का ये पूजा करना ये तो इस्लाम में भी नहीं है। और है कोई कमज़ोर, ठीक है वो कमज़ोर हैं, लेकिन अब मैं कोई कौम, एक मेरी कौम है खुकमन का खेल, मैं उस कौम का पुजारी बन जाऊँ, तो मुझसे भी कुछ छोटी कौमें भी हैं, कुछ हमारे कौम से बड़ी कौमें भी हैं, ताकतवर भी हैं। हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल। तो ये कौमों का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान एक आइन के तहत चलता है। तो सरदार शेर खान और ये लोग हमारे भाई हैं, सो बिस्मिल्लाह आ जाएँ, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। अच्छा सर, ये आप चूँकि पहले ज़िले नायब नाजिब भी रहे हैं आप जी, तो फिर उसके बाद आपने इलेक्शन की, ये तीसरा इलेक्शन है मेरे ख्याल में आपका। तो उस ज़माने में जो चूँकि सोशल मीडिया वगैरह होता नहीं था, लेकिन उसमें और आज के दौर में सियासत में जो है ना आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखो उस्मानी साहब, ये इस तरह है कि ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले इस तरह होता था कि मैं 2001 से सियासत में हूँ, लेकिन आजकल जो सीन बना हुआ है ये पहले नहीं था। इसलिए कि पहले लोगों के अंदर इज़्ज़त, वक़ार, रख रखाव, मुखालफत भी हुदूद और दायरे के अंदर, और किसी की हिमायत भी इज़्ज़तमंद अंदाज से। और मुझे याद है कि उस वक़्त सबसे इज़्ज़तमंद शख्स उसको समझा जाता था जो अपने मुखालिफ को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दे, ये सीन था। लेकिन आजकल तो बहुत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ हालात का ने इस तरह करवट बदले हैं। सोशल मीडिया और ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इस हद तक पहुंच गया है कि आजकल तो किसी से कोई बात मख्फी भी नहीं रह सकती, और लोगों के अंदर वो इज़्ज़त और रख रखाव वाला मामला भी नहीं रहा। हत्ता कि सियासतदानों के अंदर भी वो पहले वाला इज़्ज़त का मामला नहीं रहा है, वक़ार का मामला नहीं रहा है। आजकल तो थोड़े से एक बदतमीज़ी का अंदाज़ शुरू हुआ है सियासत में भी, ख़ासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। तो मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख भी होता है, लेकिन अब मैं चूँकि आपकी वसातत से अपने कौम के मुखातब हूँ, मुझे अफसोस इस बात पर भी है कि हमारे कुछ मेरे हल्के के जो सीनियर सियासतदान हैं, जो मुझसे पहले गुज़रे हैं, वो इतने गिर गए हैं अपने इस सियासत के लिए, अखलाक़ी तौर पे इतने गिरे हैं कि वहाँ इलाक़े के छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान बच्चों को वरगला के उनको 5-7 हज़ार रुपये दे के मीडिया पे गालियाँ दिलवाना, इल्ज़ाम तराशी करवाना, उनको वरगला के उनको घरों में जाके, तो इतना नहीं गिरना चाहिए। तो अब आजकल किसी की इज़्ज़त ख़राब करने के लिए आप 5-7 हज़ार रुपये ख़र्च करें तो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ये तो हज़ारों लोग हैं, इनमें तो कुछ ऐसे हैं सरफिरे। हाँ, आप जैसे बाशऊर और महज़्ज़ब जो मुआशरे को जानते हैं, जो इक़्तिदार के उसूलों को जानते हैं, वो लोग तो ऐसे बातों में नहीं आएंगे। वो तो एक कानूनी दायरा, अखलाक़ी दायरे को नहीं फैलाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, बिल्कुल, तो उनको इस्तेमाल करके मुझे अपने मुखालफिन पे तरस आता है कि अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि लोगों को पैसे दे के, सादा बच्चों को वरगला के, उनको कभी उनसे दरख्वास्तें लिखवा के वहाँ पेशावर में हर सेक्रेटरीट में जाके इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन होके, इतने इज़्ज़तदार लोग होके अपनी इज़्ज़त यहाँ तक गिरा दी। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है, मैं साजिशें नहीं करता हूँ, जो बात है मुँह के सामने कह देता हूँ, मुखालफत भी करता हूँ, हम इज़्ज़त भी करते हैं अपने पार्लियामेंटेरियन, अपने सियासतदानों के। लेकिन मेरे जो मुखालिफ हैं वो यहाँ तक गिरे हैं कि लोगों के घरों में जाके कुछ नौजवानों को उठा के उनसे दरख्वास्तें खुद दरख्वास्तें लिख के, नाम उनके लिख के वहाँ पेशावर में जाके सेक्रेटरीट में तकसीम करना कि जी करप्शन हो गया, उधर करप्शन हो गया, इधर करप्शन हो गया, वो हो गया। हालांकि ख़ुद जो है वो गर्दन तब करप्शन में डूबे हुए हैं। घर से जो है उनके अगर थोड़ी सी इंक्वायरी की जाए तो घर से 10 या 12 मुलाजिम ऐसे हैं जो घरों में बैठ के तनख्वाह उसी पे उनका गुजारा है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना नहीं गिरना चाहिए।
बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सियासत में इस तरह के नहीं होने चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये थे मुफ्ती साहब हमारे साथ, जो साबका MP है हमारे। 3 वाक़यात जो जब से मैंने सियासत को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया है, समझना शुरू किया, 3 बड़े वाक़यात सामने आए। एक, भुट्टो साहब ने एक तकरीर की थी लियाकत आबाद में, जिसको गोली मार कहा जाता था पहले। वहाँ पे किसी ने जूता फेंक के मारा, तो भुट्टो साहब ने वो जूता उठा के कहा कि जी मुझे पता चल गया है कि चमड़ा बहुत महंगा हो गया है, इसलिए जो है आप वो चमड़ा ख़रीद नहीं सकते, जूता नहीं ख़रीद सकते, तो आपके लिए कारोबार हम बना के देंगे। तो ये भुट्टो साहब का एक विज़न था। बाद में वहाँ पे होल्ड हो गया, पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई वोट के हवाले से। उसके बाद फिर जो स्कूल का मामला हुआ था पेशावर में, जब बम धमाके में खान साहब वहाँ पे गए थे, इमरान खान, तो वहाँ पे लोग नारे लगा रहे थे उनके ख़िलाफ़, जो उनके बच्चों के वरसा थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि जी खान साहब ये तो आपके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। उसने कहा जी उनको बुलाएं। बुला के उन्होंने माइक पकड़ाया, उनको कहा कि जी अब आपने लगाने हैं ना, तो यहाँ से नारे लगाएं आप। तो जावेद चौधरी साहब जो बड़े नाक़िद हैं इमरान खान के, उन्होंने एक बात की थी कि आज मुझे एहसास हो गया कि इमरान खान वाकई लीडर बन गया है। तो आज आपकी जो एक बात है, इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमारे कोस्तान में सियासी शऊर बेदार हो गया है, और वो जो मुरवजा जो सियासत, उससे हट के अब सियासत में जो है ना वो लोग आने लगे हैं। तो आप माशाल्लाह, आपने जो सरदार रियाज के हवाले से बात की, सरदार शेर खान के हवाले से, ये बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और आवाम को भी ये बात बहुत अच्छी लगेगी। और दूसरे इलाक़ों के लिए भी एक सबक है कि देखिए, हम जमहूरी तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जमहूरियत के तहत हम कागज़ात नामज़दगी जमा करते हैं, सियासी पार्टियों से वाबस्तगी है तो कौम, कबीला, ज़ात पात, ये चीज़ें कोई मानी नहीं रखती हैं। तो किसी और प्रोग्राम में इनसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तफसीलन बातें भी होंगी बहुत सारी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।